Ji, Assalamu alaikum. Welcome back again, beta. Okay, so last time we were discussing the thinking process. And this time, I'm going to continue from the creative thinking. Okay, so as you know that I have given introduction last time. You know, I have given you introduction last time. I developed your base last time. So today I'm going to discuss the creative thinking and critical thinking. ठीक है जी, बड़ा important topic आपके लिए. You have to be with me. अगर आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो आप कई पॉइंट स्किप कर जाएंगे. अच्छा, इस टॉपिक में एक वर्ड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है जी, सो यू हैव टू बी विद मी. अगर आप आगे पीछे हो गए तो आई एम टेलिंग यू अगेन, दिस टॉपिक इज अ बिट टेक्निकल टॉपिक. यू विल नॉट अंडरस्टैंड truly what the meaning of creative thinking and what's the meaning of the critical thinking. ठीक है होगा बेटा. So let me continue from the book. So creative thinking is a procedure we follow in order to develop ideas that are unique and exclusive. ठीक है जी. So creative thinking ये ऐसा प्रोसेस होता है. अच्छा, क्रिएटिव का आपके जहन में क्या आ रहा है? मतलब आपने वर्ड सुना ही होगा क्रिएटिव का. व्हाट इज मीनिंग बाय क्रिएटिव? क्रिएटिव थिंकिंग. ये कहते हैं ना वो बंदा बड़ा क्रिएटिव है. सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ व्हाट्स द ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग? जी, एनी आइडिया? गिव मी सम आइडिया. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग? जी, अच्छा, क्रिएटिव थिंकिंग बेटा ये होता है कि कुछ ऐसा सोचना कि इससे पहले किसी बंदे ने उस बात को या उस चीज़ को नहीं सोचा. मतलब ना सोचे हुए को सोचना. फर्स्ट टाइम यू थिंक अबाउट दैट थिंग, you think about that thought or that thing. ठीक है, उस चीज़ के बारे में फर्स्ट टाइम आपने सोचा. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द क्रिएटिव थिंकिंग. तो क्रिएटिव थिंकिंग कहना ये चाह रहा है कि क्रिएटिव थिंकिंग इज अ प्रोसीजर वी फॉलो इन ऑर्डर टू डेवलप आइडियाज दैट आर यूनिक एंड एक्सक्लूसिव. कि ये ऐसे आइडियाज होते हैं कि जो बिल्कुल यूनिक होते हैं, जो फर्स्ट टाइम होते हैं, जो एक्सक्लूसिव, जो सिर्फ आपसे ही बिलोंग करते हैं, किसी और से बिलोंग नहीं करते. जिस तरह से जब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की, तो किसने बनाई? बिल गेट्स ने बनाई. अब जब भी माइक्रोसॉफ्ट की बात होगी तो बिल गेट्स की बात होगी. ओके. अच्छा, फेसबुक किसने बनाई? मार्क जकरबर्ग ने बनाई. ठीक है. अब मार्क जकरबर्ग ने जो आइडिया दिया दैट वाज अ क्रिएटिव आइडिया. ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि वो आइडिया बड़ा यूनिक होता है, वो लोगों के लिए बड़ा एक नया होता है, उसमें नयापन होता है. उससे पहले दुनिया ने उस आइडिया को न देखा होता है, ना सुना होता है. देखिए, वो उसको गो थ्रू नहीं किया होता उन्होंने. दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग थ्रू दैट आइडिया और दैट थिंग. ठीक है, दुनिया में जो चीज़ फर्स्ट टाइम बनती है वो क्रिएटिव होती है, और वो जो बनाता है वो हमेशा तारीख में जिंदा रहता है. तारीख में वही लोग जिंदा रहते हैं जो क्रिएटिव होते हैं. जो क्रिटिकल होते हैं उनको कोई याद एज सच नहीं रखता. ये बात याद रखना. अगर आप चाहते हो कि आपको तारीख में, आपको हिस्ट्री में याद रखा जाए, so you are supposed to be a creative person. Clear हो गया? Creative क्या होता है? Okay, to do something new, to bring something new in the history or to bring something new in the humanity. ठीक है, कोई इनकलाब बर्पा करना. और इनकलाब किसके थ्रू बर्पा करना? Okay, to have something new. कुछ ऐसा नयापन, कोई ऐसी नई चीज़, कोई ऐसा नया आइडिया, कोई ऐसा नया बिलीफ, कोई ऐसा नया ओपिनियन कि इससे पहले किसी ने उसको गो थ्रू नहीं किया. पीपल आर शॉक्ड कि ये क्या बात हो रही है या क्या चीज़ है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द क्रिएटिव थिंकिंग. ये कहना चाह रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग इज अ प्रोसीजर वी फॉलो इन ऑर्डर टू डेवलप द आइडियाज दैट आर यूनिक एंड एक्सक्लूसिव. ये ऐसे आइडियाज होते हैं जो बिल्कुल यूनिक होते हैं, जो फर्स्ट टाइम होते हैं. एंड एक्सक्लूसिव होता है कि जो सिर्फ उसी से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो किसी और से बिलोंग एज सच नहीं कर सकते. जिस तरह से जो चीज़ आपसे बिलोंग करती है वो आपके साथ एक्सक्लूसिव है, सिर्फ आपसे ही बिलोंग कर रही है. यूजफुल, वो को प्रोडक्टिव, मतलब ऐसा आइडिया होता है, वो ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसी इन्वेंशन होती है कि जो यूजफुल होती है. मतलब वो ऐसे बेकार सी चीज़ नहीं होती, बेकार सा आइडिया नहीं होता. ठीक है, मतलब वो जो भी थिंकिंग प्रोसेस होता है वो बड़ा यूजफुल होता है, बड़ा बेनिफिशियल होता है, बड़ा पॉजिटिव होता है, बड़ा प्रोडक्टिव होता है. ओके, एंड वर्दी ऑफ फर्दर एलैबोरेशन के वो जो फर्स्ट टाइम आइडिया होता है वो सक्सेसफुल तो हो जाता है, लेकिन बड़ी वो रॉ फॉर्म में होता है. फिर जो आने वाली जनरेशन है उस पर फर्दर वर्किंग कर. जिस तरह से जिसने फर्स्ट टाइम गाड़ी बनाई थी, तो क्या उसने फर्स्ट टाइम मर्सिडीज बना दी थी? क्या उसने फर्स्ट टाइम फरारी बना दी थी?
जिसने फर्स्ट टाइम जहाज बनाया था, क्या उसने इस शेप में बनाया था जो आज अवेलेबल है? जो बिल गेट ने फर्स्ट विंडो बनाई थी, कि क्या वो विंडो वही है जो आज हम यूज कर रहे हैं? ये कहना चाह रहा है कि जो फर्स्ट टाइम, आपको पता है जो फर्स्ट टाइम चीज बनती है वो इट्स अ गुड थिंग, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए होती है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो आने वाली जनरेशन है फिर उसमें इंप्रूवमेंट लाती रहती है, वो कुछ नया नहीं करते, वो उस एग्जिस्टिंग चीज में ही कुछ नयापन ला रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि वर्दी ऑफ फर्दर एलैबोरेशन की वो इस काबिल होती है कि लोग उसमें फर्दर एफर्ट पुट अप करते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं और उसको इंप्रूव करते हैं। इट इज डिस्क्राइब एज एन अप्रोच ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम और सिचुएशन फ्रॉम अ न्यू स्टैंड पॉइंट। बिल्कुल आप उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते, बल्कि उस प्रॉब्लम को आप एक नए सोल्यूशन में लेकर आते हो। आपके सामने कई ऐसे प्रॉब्लम हो गए कि आप लोग यार प्रॉब्लम चलता आ रहा है तो इसको चलते रहने दो, लेकिन जो क्रिएटिव बंदा होगा बोलेगा यार इस प्रॉब्लम को मैंने एक नए तरीके से हल करना है। और ये कुछ ही लोग होते हैं जो क्रिएटिव लोग होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं, कुछ 2-3% इन ह्यूमैनिटी होते हैं, या 5% मैक्सिमम कह लें, कि जो क्रिएटिव होते हैं, जो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं लेते बल्कि प्रॉब्लम के सोल्यूशन को वो कहते हैं यार प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम नहीं कहते बल्कि वो चैलेंज कहते हैं। देखिए वो कहते हैं ये चैलेंज है, नो अब मजा आएगा, क्योंकि अब इस चैलेंज से निपटने के लिए उनको नए वेज ढूंढने हैं, एंड दे एंजॉय द न्यू वेज, न्यू डायरेक्शंस, देखिए न्यू आइडियाज, न्यू ओपिनियंस। It is described as an approach of looking at the problem or situation from a new standpoint that in turn proposes unorthodox solution, के अब उसका जो solution होता है वो बिल्कुल unorthodox ये होता है कि इससे पहले वो solution किसी ने define, क्योंकि वो problem तो था लेकिन कोई solution define नहीं कर सका था, तो you are trying to find the solution for the first time। वो जो first time solution find करता है that person is वो जो तरीका कार वजह करता है, that तरीका कार is called the unorthodox। ऑर्थोडॉक्स होता है कि जो चलता आ रहा है, जो आपके अबोजदाद से चलता आ रहा है, जो खानदानी चलता आ रहा है, जो लाइक देयर इज नो चेंज। आप कहते हो ठीक है ये ऐसे चल रहा है, इसको ऐसे चलने दो, आप उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं लेकर। लेकिन अनऑर्थोडॉक्स होता है कि उसमें आप कुछ नया फन लेकर आते हैं, कुछ उसमें अपडेशंस होती है, लेटेस्ट वर्जन होता है, ठीक है, unorthodox। So this is something new, not the old ways. When you have the new ways are called the unorthodox solution. To sum up, अब इसको मैं sum up कर रहा हूँ, creative thinking होती क्या है? Creativity is the skill of bringing something into existing that was not there before। इससे पहले वो दुनिया में exist नहीं करते थे। इससे पहले लोगों ने उसको ना देखा था, ना सुना था, ना उसको टेस्ट किया था, मतलब वो that is something entirely new। तो समझ में ये कहना चाह रहा है कि क्रिएटिविटी इज अ स्किल ऑफ, ये एक ऐसी स्किल होती है, एक स्किल मीनिंग ऐसा आर्ट होता है कि जो ब्रिंगिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस दैट वाज नॉट देयर बिफोर, कि इससे पहले वो दुनिया में मौजूद नहीं थी, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो यू आर द फर्स्ट वन who brought that thing, who brought that idea, who brought that belief, who brought that opinion, who brought something, it can be anything, but that thing must be valuable, that thing must be useful, that thing must be productive, that thing वो चीज़ ऐसी हो कि जो लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। अगर वो चीज़ लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आ रही है और वो फर्स्ट टाइम आप हैं जिसने वो आसानी डेवलप की है, so that आसानी is called the creative thinking। ठीक है, वो ऐसी चीज ना हो कि वो लोगों को मुश्किलात, वो फिर क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है। वो फिर क्रिएटिव कि ऐसी चीज आपने ऐसा कोई आइडिया दे दिया है या आपने कोई कि वो आगे लोगों को मजीद मुश्किलात में डाल रहा है, उसका इंसानियत को कोई बेनिफिट नहीं है, लोगों को बेनिफिट नहीं है, तो दैट इज नॉट अ क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, यहाँ तक हो गया बेटा? यहाँ तक फाइन है। नाउ आई एम डिस्कसिंग द फर्दर पॉइंट, एंड द फर्दर पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव characteristics of creative thinking। ठीक है, characteristics। अब मैं इसके ऊपर हूं। I hope you would have understood the definition of creative thinking। Okay, fine, should I move on? So let me move on now। ठीक है जी। So the first point of characteristics की क्वालिटीज क्या होती हैं, खूबियां क्या होती हैं जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज अ क्रिएटिव थिंकर इज ऑलवेज क्यूरियस, उसको हमेशा तजस्सुस होता है टू डू समथिंग न्यू।
So creative thinker is always curious and looks at problems as opportunities. वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझता, बल्कि वो उसको एक न्यू अपॉर्चुनिटी समझता है, that I got something new to do. ठीक है, अब मजा आएगा, अब मुझे कुछ नया करना है, कुछ नयापन होगा, कोई नई चीज डेवलप होगी, कोई नया मॉडल डिजाइन होगा, तो वो उसको एंजॉय करता है. एक्चुअली ही लव्स टू ब्रिंग समथिंग न्यू. Okay, that's the actual meaning of curious. Okay, next is he enjoys taking challenges and is comfortable with, second bullet point है, he enjoys taking challenges. He loves to take challenges. वो प्रॉब्लम से घबराता नहीं है, वो मुश्किलात से घबराता नहीं है, बल्कि खुद मुश्किलात में कूद जाता है और मुश्किलात चैलेंजेस में कूद के उससे ऐसे सॉल्यूशंस निकालता है कि जो सब के लिए बाद में जो वो रहनुमाई का सबब बनते हैं. सो ही enjoys taking challenges एंड इज कंफर्टेबल विद इमेजिनेशन. क्योंकि जो क्रिएटिव थिंकर होता है पहले वो सोचता है. आपको मैंने बताया था कि दुनिया में चीज़ें 2 दफ़ा बनती हैं. जिस तरह से अगर आपने घर बनाना है तो घर 1 दफ़ा बनेगा, 2 दफ़ा बनेगा. घर बेटा 2 दफ़ा बनता है, ये इस बात को याद रखना. कोई भी चीज़ें 2 दफ़ा बनती. आपने सीए करना है, सीए 1 दफ़ा करोगे, 2 दफ़ा करोगे. हमेशा आप सीए बेटा 2 दफ़ा करने वाले हो. याद रखना है कि हर चीज़ 2 दफ़ा होती है. 1 दफ़ा आपके जहन में होती है, अगर जहन में वो चीज़ तैयार हो जाती है तो उसके बाद वो फिजिकल एग्जिस्टेंस में आती है. जिस तरह से आप सीए कर रहे हो तो पहले आपने जहन में डिफाइन किया, आपने माइंड में डिफाइन किया दैट आई एम गोना डू द सीए. आपने उसके बारे में सोचा, तो अगर जब आपका माइंड ओके करेगा, ओके का सिग्नल आएगा, तो आप उसको फिजिकल एग्जिस्टेंस में लेकर आएंगे. जैसे अगर घर आपने बनाना है तो पहले आप सोचते हैं कि आपने कितने मरले का बनाना है, किस लोकेशन पे बनाना है, कितने अरसे में बनाना है, किस बजट में बनाना है. तो फर्स्ट आप अपने माइंड में पूरा घर बना चुके होते हैं. जितना अच्छा आपके माइंड में वो चीज़ बनेगी इतनी उसकी अच्छी. अब सपोज आपने माइंड में जो सोचा है वो सीए का सोचा है, तो अब आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेंगे. तो जो हम सोचते हैं और जितना हम सोचते हैं हम इतना ही फिजिकल एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं. इस बात को बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. इस बात को ध्यान से सुनो. आई एम अगेन सेइंग कि फिजिकल एग्जिस्टेंस में वही चीज़ आती है कि जो आपकी इमेजिनेशन में होती है. आपने चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं है, तो अब वो चीज़ कैसे आपकी लाइफ में आ सकती है. ठीक है, आपने सीए के बारे में सोचा ही नहीं है, तो हाउ यू कैन गेट अ डिग्री ऑफ सीए, हाउ यू कैन डू द एएफसी एंड ऑल दिस कोर्सेज. ठीक है जी. सो पहले हमारी इमेजिनेशन होती है, पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, और जितना बड़ा सोचेंगे इतना ही बड़ा आप जिंदगी में अचीव करोगे. अगर आपने पेटी सा सोचा हुआ है, छोटा सोचा हुआ है, लिमिटेड सी सोच है कि बस गुजारा हो जाए, सपोज छोटी सी नौकरी लग जाए, तो फिर आपको जिंदगी में वही छोटा सा ही मिलने वाला है. तो यू हैव टू थिंक बिगर इन ऑर्डर टू गेट समथिंग बिगर. अपनी सोचों को बड़ा करो. जितनी सोचें बड़ी होगी, जितनी इमेजिनेशन बड़ी होगी, इतना ही आप उस चीज़ को फिजिकल एग्जिस्टेंस में. तो जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं वो बड़ा बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा उनकी जो थॉट्स होती हैं वो बड़े बड़े ख्यालात होते हैं. ठीक है, तो वो बड़े बड़े ख्यालात फिर वो बड़े बड़े काम भी करवाती हैं. ओके हो गए यहाँ तक. नेक्स्ट इज अ क्रिएटिव थिंकर चैलेंजेस assumptions. assumption होता है कि जो ऑलरेडी जो लोग जिन पे बिलीव रखते हैं, अच्छा ये नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे होता है, वैसे होता है, वो उसको चैलेंज करते हैं. कहते हैं इसमें कई मिस्टेक्स हैं, इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं. क्योंकि जो assumptions होती हैं वो हमेशा इंप्रूवमेंट डिमांड करती हैं. लेकिन जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो उन इम्प्रूवमेंट पे फोकस नहीं करते, बल्कि वो जैसी चीज़ें चल रही होती हैं उस पर फोकस करते हैं. लेकिन जो क्रिएटिव होते हैं वो इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हैं, इसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है. तो अ क्रिएटिव थिंकर चैलेंजेस assumptions एंड डजंट गिव अप दैट इजीली. इतना इजीली वो नहीं छोड़ते. नेवर गिव अप. वो नेवर गिव अप बिलीव रखते हैं. कहते हैं मैंने करना है तो करना है. वो हर हाल में वो करके दिखाते हैं. कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम. चाहे खुशी उन पे आई है, चाहे उन पे गमी आई है, दे आर जस्ट गोना कंटिन्यू. ठीक है जी. वो ये नहीं कि अगर हालात उनके मुवाफिक नहीं है तो वो उस चीज़ को छोड़ देंगे. हालात उनके मुताबिक हैं या नहीं, सिचुएशन उनके मुताबिक है या नहीं, लोग उनके मुताबिक हैं या नहीं, उनको माहौल सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो हर हाल में वो अचीव करते हैं जो उनको अचीव करना होता है. तो ये कहना चाह रहा है कि दे डजंट गिव अप दैट इजीली. वो उससे जल्दी उसको छोड़ते नहीं है. द फोर्थ बुलेट पॉइंट इज क्रिएटिव थिंकर्स आर सेल्फ गवर्निंग. अब वो एक नई चीज बना रहे हैं तो वो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, वो खुद ही बना रहे हैं. मतलब कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि कौन सपोर्ट करेगा. आप खुद बताएं कि अब जो फर्स्ट टाइम सपोज कोई जो जहाज बना रहा था, अब वो जो चीज बना रहा है लोगों को नहीं पता कि ये चीज कैसे बननी है, तो वो खुद ही सेल्फ गवर्न होता है, वो खुद ही अपने आप को डायरेक्शन दे रहा होता है.
ठीक है। सो क्रिएटिव थिंकर्स आर सेल्फ गवर्निंग, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उस चीज़ को डेवलप कर रहे होते हैं, इन्वेंट कर रहे होते हैं, तो उनको खुद ही उसको आगे लेके चलना होता है। नोबडी एल्स कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं जो उनको पता हो। अब उनकी चीज़ का पता ही नहीं है, वो कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अडेयर कर सकते हैं या ले सकते हैं। सो क्रिएटिव पीपल्स आर सेल्फ गवर्निंग एंड फ्री इन देयर जजमेंट्स। वो चीज़ों, वो जजमेंट में मतलब उनको जजमेंट थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे सेंस में है कि वो उनको लोगों से कोई कंसर्न नहीं है। लोग उनको पत्थर मारें, लोग उनको मजनू बोलें, जिस तरह प्रॉफिट की बात करूं तो लोग उनको क्या कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उन्होंने वो अचीव किया व्हाट ही वाज सपोज टू अचीव। तो ये कहना चाह रहा है कि फ्री इन देयर जजमेंट, उनको 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 इन्वायरमेंट से कोई कंसर्न नहीं है, उनको लोगों से कोई कंसर्न नहीं है। वो जजमेंट पे तो बेस ही नहीं करते, फ्री इन देयर जजमेंट। वो बस जिस तरह से थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया था, 999 टाइम दे यूज्ड टू से, पीपल यूज्ड टू से कि उसने मिस्टेक्स की थी, मतलब वो नहीं बल्ब बना था, लेकिन वो अपने आप को जज नहीं कर रहा था कि यार मैं इतना निकम्मा हूँ, इतने टाइम्स में फेल हो गया हूँ। जिस तरह से कई बच्चे, आप लोग आगे चल के सीए में अल्लाह ना करे अटेम्प्ट्स आ जाती हैं बीच में, अब कोई कई ऐसे बच्चे हैं दो तीन अटेम्प्ट्स आती हैं तो वो हिम्मत हार जाते हैं, वो हौसला हार जाते हैं, दे डोंट कंटिन्यू। ठीक है, तो वो अपने आप को जज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको अपने सीए से कंसर्न होना चाहिए। आप अपना सीए कंटिन्यू करें, एक दफ़ा फेल हुए नो प्रॉब्लम, दो दफ़ा फेल हुए नो प्रॉब्लम, आप कभी ना कभी तो सीए करेंगे ना, नो प्रॉब्लम, जस्ट कंटिन्यू। आप हमेशा तो फेल नहीं होने वाले, एक दफ़ा होंगे, कोई 2 दफ़ा होगा, ये तो नहीं कि वो 20 दफ़ा होगा, 50 दफ़ा होगा, नहीं, बट यू जस्ट कंटिन्यू। तो जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं वो फेलियर से घबराते नहीं है, ठीक है, वो नाकामियों से पीछे नहीं हटते, दे जस्ट कंटिन्यू, दे फाइंड अ न्यू वेज टू कंटिन्यू। ये कहना चाह रहा है, एंड फ्री इन देयर जजमेंट्स एंड आर सेल्फ असर्टिव, वो डट जाते हैं। सेल्फ असर्टिव होता है डट जाना, अपनी बात पे डट जाना। देखिए मैंने ये करना है तो करना है। हम प्रॉफिट की बात करें, उन्होंने डट गए थे कि अगर मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद भी रख दिया जाए तो आई विल नॉट लीव व्हाट आई एम सपोज टू डू। तो ये होता है, अब सीए में आपको इस तरह से सेल्फ असर्टिव होना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, कोरोना है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली के इश्यूज हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, बट यू हैव टू कंटिन्यू। दिस इज कॉल्ड अ सेल्फ असर्टिव। जो क्रिएटिव, इफ यू वांट टू बी क्रिएटिव पर्सन, तो आपको सेल्फ असर्टिव होना पड़ेगा। हर हाल में आपको उस चीज़ को अचीव करना पड़ेगा व्हाट यू आर सपोज टू अचीव। डोमिनेंट, क्योंकि ये वखरा काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल एक डिफरेंट सा काम कर रहे होते हैं, तो ये डोमिनेंट हो जाते हैं, ये ग्रुप में बिल्कुल एक अनोखे होते हैं, बिल्कुल एक सेपरेट नजर आ रहे होते हैं। ठीक है जी, डोमिनेंट। इंपल्सिव, अच्छा इंपल्सिव ये होता है कि इनको जो वो क्रिएटिव थॉट्स आती हैं वो कहीं पे भी आ सकती हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वो एक लैब में ही आए या इस तरफ एक क्लासरूम में ही आए। अब जिस अगर मैं न्यूटन की बात करूं, उसने ग्रेविटी का जो फाइंड किया था, तो वो ऐसे पार्क में कहीं किसी जगह बैठा हुआ था ओपन प्लेस पे, तो वो लाइक दरख्त था सेब का, तो सेब नीचे गिरा। अब दिस इज नॉट अ लेबोरेटरी। बस जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं उनको हर वक्त रेडी रहना पड़ता है, उनको क्रिएटिव थॉट कहीं पे भी आ सकती है, वो पार्क में भी आ सकती है, वो घर में भी आ सकती है, वो बाजार में भी आ सकती है, मस्जिद में भी आ सकती है, वो कहीं पे भी आ सकती है बेटा। ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग की कोई लिमिट नहीं है, ये इट इज अनलिमिटेड। ये किसी जगह पे भी ऐसे इंपल्सिव होता है जो सडनली आ जाना, सडनली नमूदार हो जाना, या सडनली आपके माइंड में एक चीज़ आ जाना। एंड प्रेफर कम्प्लेक्सिटी एटसेट्रा। देखिए, तो ये जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं ये कम्प्लेक्सिटी को, डिफ़िकल्टी को इंजॉय करते हैं। ठीक है, जो मुश्किल हालात होते हैं, जो मुश्किल चीज़ बनानी होती है, देखिए मुश्किल ख्यालात जो उनके जहन में होते हैं, उनको वो इम्प्लीमेंट करने में इंजॉय करते हैं। क्लियर हो गया जी? सो आई एम डन विद द no, the last point is left. They develop the ability to deal with the ambiguity. लोग कहते हैं यार ambiguity, लोगों को शक होता है कि यार ये कैसे हो सकता है, यार इंसान हवा में कैसे उड़ सकता है, ये कैसे हो सकता है कि आज हम यहाँ पे हैं, हम पाकिस्तान में हैं और हम यहाँ बैठे, हम जनाब यूएई में बात कर रहे हो, हम जनाब अफ्रीका में बात कर रहे हैं, कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये ambiguity होता है कि they love to deal with this sort of एम्बिग्विटीज, जिसमें लोगों को शक होता है, लोग बड़े शशोपान में होते हैं यार कैसे हो सकता है, लेकिन वो करके दिखाते हैं। एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स के इनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो जो स्ट्रक्चर होते हैं, सपोज बेटा स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं कि आप जिस तरह से आप क्यूएम का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन भी आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है, प्रोसीजर आप सीख रहे हो, प्रोसीजर भी ऑलरेडी आपके सामने, आप उसको सीख रहे हो, ऑलरेडी थिंग्स आर देयर।
तो दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स। आपकी जितनी भी स्टडी है वो स्ट्रक्चर्ड है, नथिंग आप बीसी गो थ्रू कर रहे हो, आप जो भी सब्जेक्ट गो थ्रू कर रहे हो, ऑलरेडी बुक इज देयर, थ्योरी इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, आप फिर उसी को सीख रहे हो। ये स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड है कि यू आर फर्स्ट टाइम, जिसने फर्स्ट टाइम ये बुक लिखी वो अनस्ट्रक्चर्ड, उसको खुद नहीं पता था कि उसने आगे नेक्स्ट क्या गो थ्रू करना है, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड होता है कि समथिंग नॉट डिफाइंड, समथिंग नॉट स्ट्रक्चर्ड, ऑलरेडी डिफाइंड, यू नो द प्रोसीजर। लाइक आप सीए कर रहे हो तो ये स्ट्रक्चर्ड चैलेंज है, आपको पता है पहले एफसी करनी है, फिर कैफ करना है, फिर आर्टिकलशिप पे जाना है, यू नो ऑल द प्रोसीजर्स, ठीक है। जो जमील साहब ने फर्स्ट टाइम आपको बताया था वो सारा क्या था, वो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम था, ठीक है। आपका ये प्रॉब्लम आपने सीए करना है, ये उसकी स्ट्रक्चरिंग है, आप ये प्रोसीजर को गो थ्रू करेंगे, यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अनस्ट्रक्चर्ड होता है कि आपको खुद नहीं पता होता कि इस काम को करने के बाद आपको अचीव क्या होने वाला है, ठीक है जी। So this is called the unstructured problem. Okay जी, so I'm done with this point. Now I move for the next point, that's the role of creativity in life. The next is, इसका हमारी जिंदगी में क्या अमल दखल है, रोल ऑफ क्रिएटिविटी। क्लियर है बेटा, ये कुछ मार्केट की प्रॉब्लम है, रोल ऑफ क्रिएटिविटी इन लाइफ। आई होप यू कैन सी, कैन यू सी जी। सो अब आपको मैं ये बताऊंगा कि इस क्रिएटिव थॉट का आपकी जिंदगी में क्या अमल दखल है, ठीक है जी जी। सो हैव यू एवर रियलाइज वट एवर यू सी अराउंड, जो आपके इर्द गिर्द जो भी आपको नजर आ रहा है, आप जरा अपने इर्द गिर्द देखो, जहां भी आप बैठे हो जरा अपने इर्द गिर्द देखो कि आपके जो भी आपको चीजें नजर आ रही हैं, द स्टफ यू यूज फॉर वर्किंग एवरीडे लाइफ, जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, द कन्वीनियंस यू यूज़ फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एटसेट्रा, जो आप कन्वीनियंस यूज़ करते हो एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए, आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। क्या ये ह्यूमन थिंकिंग की प्रोडक्ट नहीं है, ये सोचों की प्रोडक्ट नहीं है। अब जिस तरह से मेरे सामने कैमरा है, आपके सामने लैपटॉप है, अब ये किसकी प्रोडक्ट है, किसी ने सोचा, ऐसा ही है ना। अगर कोई ना सोचता तो ये चीज़ ना बनती। तो इंसान जो सोचता है अल्टीमेटली वो वजूद में आ जाता है। जो चीज़ें वजूद में आती हैं, देखिए वो जो बेस कर रही हैं वो किस पे बेस कर रही हैं, वो क्रिएटिव थिंकिंग में बेस कर रही हैं। कोई चीज़ उस वक्त तक वजूद में नहीं आ सकती, मार्ज़े वजूद में नहीं आ सकती, इस पूरे अर्श में नहीं आ सकती जब तक आपने उसके बारे में सोचा ना हो, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू थिंक, आप जो सोचते हैं वही आपको ज़िंदगी में मिलता है, ये बात याद रखना। ये कहना चाह रहा है कि आप अपने इर्द गिर्द देखो। सपोज मैं अपने इर्द गिर्द देख रहा हूँ, एसीज लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, स्पॉट लाइट्स हैं, ये बड़ा कूल सा एनवायरनमेंट है, ये सब कुछ क्या है, ये किसकी प्रोडक्ट है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ अ क्रिएटिव थिंक। किसी ने सोचा है, किसी ने सोचा है तो वो चीज़ इंप्लीमेंट हुई है, ठीक है। तो ये सोचना जो है बड़ा रूहानी प्रोसेस है, ठीक है, बट ट्राई टू थिंक पॉजिटिवली, दैट्स द मेन थिंग। Okay, creativity is a specific kind of thinking process that involves reaching out to the solution of a problem in an exclusive and novel way which was missing earlier, ठीक है जी। अब creativity जो है ये specific kind of, ये एक खास किस्म का thinking process, हर बंदा creative नहीं हो सकता, हर बंदा creative होता है लेकिन उसको जंग लग जाता है। मैं बताता हूँ उसको जंग किस वजह से लगता है। बाय बर्थ अल्लाह पाक ने हर शख्स को क्रिएटिव बनाया, उस क्रिएटिविटी की वजह से ही इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा। देखो अगर अपने आप इर्द गिर्द सपोज देखो, जितने भी जानवर हैं, जो भी परिंदे हैं, ओके, परिंदे आज भी घोंसलों में रहते हैं, जानवर आज भी उन्हीं चीज़ों में रहते हैं जब वो लाइक अरबों साल पहले, करोड़ों साल पहले, खरबों साल पहले जिसमें रहते थे। उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। ऐसा ही है ना, क्योंकि वो क्रिएटिव नहीं है। अब परिंदे हैं, उन्होंने घोंसलों में ही रहना है, उन्होंने वही चीज़ खानी है जो वो डिफाइन की गई है। जानवरों ने वही चीज़ खानी है जो उनके लिए डिफाइन की गई है, क्योंकि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं सोच सकते। इंसान को जो अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया, अशरफुल मखलूकात कि जितनी भी मखलूकात है उसमें सबसे हाईएस्ट हम लोग हैं। हमारे में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अगर हम सिर्फ इस थिंकिंग प्रोसेस को निकाल दे तो हम और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, ओके, बाकी सब चीजें सेम है। सिर्फ जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है थिंकिंग प्रोसेस का, हाउ यू थिंक। अब इंसान जो है वो हर चीज को चेंज कर देता है,
अपने घर को चेंज कर देता है, अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर देता है, अपनी ज़िंदगी को चेंज कर देता है, अपनी लाइफ को, हर चीज़ को वो चेंज कर देता है। लेकिन इंसान के अलावा इस पूरी कायनात में, इस मतलब जितनी भी हमें मखलूक़ात नज़र आ रही हैं, किसी में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने हालात को चेंज कर सके, अपनी सिचुएशंस को चेंज कर सके। क्या इफ़ यू थिंक अबाउट द डंकी, इफ़ यू थिंक अबाउट द डॉग, इफ़ यू थिंक अबाउट स्पैरोज, क्या वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं? क्या वो अपने जिस तरह से अल्लाह पाक ने उनको जो उनके लिए चीज़ें डिफाइन की हैं, क्या उसमें रद्द-बदल कर सकते? लेकिन इंसान रद्द-बदल करता है, आपको पता है, इंसान चेंज करता है, इंसान अपने बिलीफ चेंज करता है, इंसान अपनी ड्रेसिंग चेंज करता है, इंसान हर चीज़ चेंज करता है, अपने खाने पीने वो चेंज करता है, अपने प्रोफेशन को वो चेंज कर, हर चीज़ को वो चेंज करता है। ठीक है, तो इसी वजह से इंसान को अशरफ मखलूक़ात का दर्जा दिया गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ये कहना चाह रहे हैं कि क्रिएटिविटी इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ थिंकिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सोल्यूशन प्रॉब्लम इन अ एक्सक्लूसिव, कि जो सिर्फ इंसान से बिलोंग करता है और वो सिर्फ उसी इंसान से बिलोंग करता है जिसने वो सोचा होता है। आप देखो, आप इंसान के उससे पैसे आप चुरा सकते हो, आप उसका घर छीन सकते हो, लेकिन आप उसका थिंकिंग प्रोसेस नहीं छीन सकते। जिस तरह से जो मेरा थिंकिंग प्रोसेस है वो आप नहीं छीन सकते, या जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है वो कोई आपका दोस्त है, कोई नहीं छीन सकता। जो आपकी सोच है, जो आपकी एजुकेशन है, वो आपकी है, कोई दूसरा आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ये दिस इज कॉल्ड द एक्सक्लूसिव, ये सिर्फ आपसे ही बिलोंग करता है। जो आपने सोचना है वो आपने ही सोचना, ठीक है? जो मैंने सोचना है वो मैंने ही सोचना। दो इंसानों की सोचें बराबर नहीं हो सकती। हर इंसान की सोच एक्सक्लूसिव है। जो उसने बात कर दी या जो उसने चीज़ बना दी वो उसके नेम से टैग हो जाएगी कि ये चीज़ इसने बनाई है, वो हिस्ट्री में फिर उसको रिपीट किया जाएगा। एंड नोवेल वे विच वाज मिसिंग अर्लियर, नोवेल वे ये होता है कि लोग पहले जब वो अपना आइडिया डिस्कस कर रहा होता है, जब वो चीज़ बना रहा, लोग कहते हैं मजनू है, पागल है, दीवाना है। ऐसे कभी हो सकता है? इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ प्रॉफिट, तो लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, बहुत बड़े पोएट हैं, बहुत बड़े जादूगर हैं, दीवाने हैं, तो लोगों ने क्या कुछ। लेकिन नोवेल होता है कि जब वही बंदा सक्सेसफुल हो जाता है तो लोग उसी रास्ते को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। पहले आपको पत्थर खाने पड़ते हैं, पहले आप में हार्डशिप्स आती हैं, पहले डिफिकल्टीज आती है, लोग आपको पत्थर मारते हैं, लोग कहते हैं क्या पागलपन है यार, ये क्या मजनू की तरह बातें कर रहा है। लेकिन वो जब अपनी धुन में रहता है, वो बंदा उस चीज़ को कंटिन्यू रखता है, तो अल्टीमेटली जब वो अचीव कर लेता है, लोग कहते हैं अगर तुमने भी इस तरह का बनना है तो यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस, दिस कॉल्ड द नोवेलिटी। कि वो फिर उसके रास्ते जो है ना वो फिर मुकद्दस हो जाते हैं, वो नोवेलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले जो हार्शनेस में होते हैं, पहले जो अगली होते हैं, वही जो रास्ते हैं, वही जो लाइफ होती है उस पर्सन की, वो नोवेलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। लोग तो उस पर्सन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक होगी, विच वॉज मिसिंग अर्लियर, उससे पहले वो चीज़ मिस कर रही थी और वो उस क्रिएटिव बंदे ने उस फर्स्ट टाइम उसको डिस्प्ले किया, फर्स्ट टाइम उसको इन्वेंट किया, फर्स्ट टाइम उसको बताया, तो फिर वो नोवेलिटी में कन्वर्ट हो गया। क्रिएटिविटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन एंड डिस्कवरी इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनती हैं या जितनी भी चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से है जी? वो क्रिएटिविटी की वजह से है। लोगों ने कुछ नया सोचा, कुछ नया करने का सोचा, कुछ नई जगह एक्सप्लोर करने का सोचा। दिस इज हाउ दे डेवलप समथिंग न्यू। अनलाइक रूटीन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, ये इनके जो प्रॉब्लम होते हैं वो तो रूटीन के होते हैं, लेकिन सोल्यूशन रूटीन्स के नहीं होते। ठीक है, तो अनलाइक रूटीन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, जो जिस तरह रूटीन सोल्यूशन चल रहे होते हैं, क्रिएटिव सोल्यूशंस आर फ्रेश, दे आर एब्सोल्युटली फ्रेश। ये बासी नहीं होते, ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं। आगे बताऊंगा कि बासी किस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो आइडियाज होते हैं। सो क्रिएटिव सॉल्यूशंस आर फ्रेश, ओरिजिनल एंड यूनिक। बिल्कुल फ्रेश होते हैं, ताज़े होते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम वो इन्वेंट होते हैं, फर्स्ट टाइम वो इंट्रोड्यूस कराए गए होते हैं, दैट अदर्स हैव नॉट प्रैक्टिस बिफोर, अभी दूसरों ने उसको प्रैक्टिस नहीं किया। ठीक है जी, बिलीव इट और नॉट, इसको आप मानो या ना मानो, वी ऑल आर क्रिएटिव बाय नेचर। हम सारे इंसान अल्लाह पाक ने क्रिएटिव बनाए हैं। हम अपने आप को पूछते रहते हैं यार कि मुझे न्यू आइडियाज़ नहीं आते या वो, बल्कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को एबिलिटीज़ के साथ, अशरफ मखलूक़ात का मतलब ये है कि हर इंसान को उसकी अल्लाह पाक ने जिस मकसद के लिए उसको बनाया उसके मुताबिक उसको क्रिएटिव बनाते हैं। ठीक है जी, सो बिलीव इट और नॉट, वी ऑल आर क्रिएटिव बाय नेचर, हम सारे क्रिएटिव हैं। टर्न ओवर द पेजेस ऑफ पास्ट एंड विजुअलाइज द डेज ऑफ योर चाइल्डहुड। जस्ट अपने बचपना को देखो, जस्ट गो टू योर चाइल्डहुड कि उस वक्त आप किस तरह से
जो आपको प्रॉब्लम्स आते थे, कोई बताने वाला नहीं होता, तो कैसे आप सॉल्यूशंस को ढूंढते थे, ठीक है जी। इट वुड गिव यू द प्रूफ हाउ यू यूज योर क्रिएटिव स्किल्स फॉर डूइंग सिंपल थिंग, कि आप छोटे छोटे, आप कितने तजस्सुस में होते थे फर्स्ट टाइम जब आप कोई बचपन में लाइक 2 years के 3 years के, तो जब आप कोई नई चीज़ देखते थे तो आप उसको कैसे एक्सप्लोर करते थे, आप कैसे उसके सॉल्यूशंस ढूंढते थे, ठीक है जी। सो बट द मिजरी विद दिस सिंपल फैक्ट इज दैट अहेड इन द सेकेंडरी एजुकेशन, अहेड इन द सेकेंडरी एजुकेशन these skills are not developed and emphasized upon। अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि बचपने में तो हम बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन अब हमारा इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया गया है, हमारी डिग्रीज ऐसी बना दी गई हैं, हमारे कोर्सेज ऐसे बना दिए गए हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमारी क्रिएटिविटी को ख़त्म किया गया है, इंसान की क्रिएटिविटी को ख़त्म किया। अब मुझे एक बात बताएं, बी फ्रैंक, आपने मैट्रिक किया, आपने एफएससी की, तो मेन कंसर्न क्या था? कुछ नया नहीं था। ये क्वेश्चन याद कर लो, देखिए ये क्वेश्चंस हैं, ये कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं, इनको आप याद कर लो, इंशाल्लाह आपका मैट्रिक अच्छे नंबरों में हो जाएगा, आपके एफएससी अच्छे नंबरों में। आपने नया क्या किया? आपने कभी खुद इसके सोल्यूशन को ढूंढा? आप तो वही बुक के रट्टे लगा रहे थे, आपने नया तो कुछ नहीं किया। अगर आप देखो, यही कहना चाह रहा है कि बचपने में तो हमारे अंदर वो स्किल्स होती है क्रिएटिविटी के लिए, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा कोर्स ऐसे डिफाइन कर। अब सीए में एक बात बताओ कि आपने नया क्या करना है? देयर इज नथिंग न्यू, एवरीथिंग इज फ्रॉम द बुक, यू हैव टू फॉलो द बुक, ठीक है। तो ये इट्स नॉट ओनली इन दिस डिग्री, इज नॉट ओनली, जितना भी एजुकेशन सिस्टम है मोस्टली, हाँ अगर आपने रियली क्रिएटिव बनना है फिर आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, और साइंटिस्ट के लिए फिर आपको वो अपनी लाइन को चेंज करना पड़ेगा, पहले आपको एमफिल तक जाना पड़ेगा, फिर पीएचडी करनी, फिर पीएचडी के बाद यू हैव टू पीएचडी का मतलब ही है बेटा टू ब्रिंग समथिंग न्यू। जब तक आपको नई थ्योरी नहीं डिफाइन करें, कोई नया फार्मूला नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक आपको वो डिग्री अवार्ड नहीं होगी। लेकिन जो क्रिटिकल, जो आजकल जो जितनी भी एजुकेशन है वो सारी किस पे बेस कर रही है, वो उसमें आगे हम डिस्कस करने वाला हूँ, वो सारी क्रिटिकल होती है, और उसमें क्रिएटिविटी को ख़त्म किया जाता है, कुछ नयापन नहीं चाहिए, जो ऑलरेडी जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसी को गो थ्रू करना है। यहाँ तक ओके हो गया? ऑलरेडी चीज़ों को गो थ्रू करना, ओके। लेकिन जो क्रिएटिव होता है ऑलरेडी चीज़ों को गो थ्रू नहीं करना होता, बल्कि उसको नए तरीके से उसका सोल्यूशन डिफाइन करना होता है। बट द मिजरी विद दिस सिंपल फैक्ट इज दैट अहेड इन सेकेंडरी एजुकेशन, जो आपकी हायर एजुकेशन होती है, दीज स्किल्स आर नॉट डेवलप्ड एंड एम्फसाइज्ड अपॉन, ठीक है। इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, बल्कि रट्टे पे फोकस किया जाता है। बस जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हीं को सिर्फ याद कर लो, उन्हीं को सिर्फ वर्बलाइज कर लो, उन्हीं को नरेट कर लो, दैट्स इनफ फॉर यू। अनदर सिंपल फैक्ट इज दैट creative thinking skill is one of those things that human will ever have a monopoly on, ठीक है जी। so monopoly क्या होती है? जैसे आपने सोचना है वैसे आपने ही सोचना है, कोई दूसरा आपके बिहाफ पे नहीं सोच सकता, ओके। बाकी ठीक है, दूसरे आपके बिहाफ पे कोई काम कर सकते हैं, फिजिकल काम कर सकते हैं, मतलब आपने जो काम करना था, ठीक है, बड़े भाई को कह दो, छोटे भाई को कह दो, कोई और काम कर ले, कोई दोस्त कर देगा, लेकिन जो आपने सोचना है वो आपने सोचना है, जो आपने पढ़ना है वो आपने पढ़ना है। ये हो नहीं सकता कि पढ़े कोई डिग्री आपको मिले, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। थिंकिंग आपने करनी है, कोई और नहीं करेगा। यहां तक ओके हो गया? यहां तक फाइन है जी? ओके जी, गुड हो गया। उसके बाद जी, that's the second last line, it's a key that open the door to unlimited opportunities, क्योंकि अनलिमिटेड, जब आप क्रिएटिव होते हैं तो फिर आप कोई नई चीज़ बनाते, जब नई चीज़ बनाते हैं उसका स्कोप वर्ल्ड वाइड होता है, वो अनलिमिटेड उसकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। क्रिटिकल की जो अप्रोच होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन जो क्रिएटिव आजकल जो डिमांड है वो क्रिएटिव लोगों की है, कुछ जो नया सोचें, कुछ नया करें, उसकी डिमांड है। सो इट्स अ की दैट ओपन द डोर टू अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। लुक अराउंड and you would know what this skill has done for the mankind, कि इसने, जो इंसान यहाँ से यहाँ पे जाता है ना, वो जाता है किसकी वजह? क्रिएटिव थिंकिंग वजह से। लोग कहते हैं यार इसमें कुछ नया है, जब उससे लोग मिलते हैं तो उसमें उनको उसमें कुछ नया नज़र आता है, कुछ नया फील होता है। अगर आप कुछ नया फील नहीं करा सकते, अगर आप कुछ नया डिलीवर नहीं कर सकते, अगर आप कुछ नया बता नहीं सकते, ठीक है। अब टीचर भी जो है वो सम थोड़े से क्रिएटिव होते हैं कि मैं आपको नए तरीके से बता रहा हूँ, नए एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कुछ नयापन नहीं है, ठीक है, यू कैन नेवर बी अ क्रिएटिव थिंकर, अ क्रिएटिव
person. तो ये कहना चाह रहा है कि look around and you would know what this skill has done for the mankind, कि ये इंसान क्रिएटिव थिंकिंग इंसान को यहाँ से यहाँ पे ले जाती है, ठीक है, आसमान की बुलंदियों पे ले जाती है. अगर आप चाहते हो कि आपको वाकई ही हिस्ट्री में याद रखा जाए, अगर आप चाहते हो कि आप वाकई ही लोगों में आप पॉपुलर हों, फेम्ड हों, तो यू आर सपोज टू ब्रिंग समथिंग न्यू, समथिंग मोर क्रिएटिव. ओके हो गया यहाँ तक? सो आई एम डन विद द क्रिएटिव पार्ट. नाउ आई मूविंग फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द क्रिटिकल थिंकिंग. नेक्स्ट इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज दी क्रिटिकल थिंकिंग. बेटे यहां तक ओके हो गया? यहां तक अंडरस्टैंड है? सब कुछ फाइन है? आगे मूव करूं? ओके जी. सो क्रिटिकल थिंकिंग इज अ थिंकिंग प्रोसीजर वी फॉलो इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट ऑन. अच्छा, अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि ऑलरेडी जो चीज़ें डिफाइंड होती हैं, ऑलरेडी जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ऑलरेडी चीज़ें जो नज़र आ रही होती हैं, ऑलरेडी जो चीज़ें बुक्स में अवेलेबल होती हैं, उन्हीं को दोबारा से गो थ्रू करना. कुछ नयापन नहीं है. आर यू विद मी? कुछ अब जिस तरह से आप सीए कर रहे हो, तो यू आर नॉट द फर्स्ट टाइम हु इज डूइंग द सीए. इससे पहले कितने हजारों स्टूडेंट हैं जो सीए कर चुके हैं. ठीक है, सो ऑलरेडी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं. देयर इज नथिंग समथिंग न्यू. That is called the critical approach. तो ये कहना चाह रहा है critical thinking is a thinking procedure we follow not to reflect on. Reflect on होता है कि आप उसी का अक्स होते हैं. जिस तरह से आप आई कैप का अक्स होंगे. आई कैप ने ऑलरेडी कोर्स डिफाइन कर दी है. You are not the first one who is doing the CA. So you are just reflecting the आई कैप. आप उनके अक्स हो. देखिए, measure and evaluate the assumption fundamental to your own and others ideas and effort. ठीक है जी, मतलब ऑलरेडी फंडामेंटल्स डिफाइन या तो आपने अपने ऑलरेडी किए हुए, या दूसरों के फंडामेंटल डिफाइन है, दूसरों के आइडियाज डिफाइन है, दूसरों की चीज़ें डिफाइन है, दूसरों के बिलीफ डिफाइन है, आप उन्हीं को फॉलो कर रहे हो. कुछ नयापन नहीं है, कुछ नयापन नहीं है, ना सोचों में है, ना आपकी ज़िंदगी में है. मतलब वही चीज़ें चल रही हैं जैसे आपके आबा अजदाद में चल रही थी, या जैसे माहौल में चल रही हैं, या जैसे देखा देखी लोग करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल अप्रोच. देखा देखी चीज़ों को करना भेड़ चाल जो है, ठीक है, कि लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, क्योंकि इसमें स्कोप है. आपने देखा इसमें स्कोप है, एक अच्छी सैलरी है, तो आप ही करना शुरू कर दो. ये को बड़ा तीर नहीं मार दिया फिर आपने. अगर आपने बड़ा तीर मारना है तो कुछ नया करो. नया मीन्स, हाँ, अगर आपकी फैमिली में पहले कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है और आप फर्स्ट टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड द क्रिएटिव अप्रोच. लेकिन ऑलरेडी आपके खानदान में या आपके दोस्त यार में कोई है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका है या बन रहा है, उसने आपको मशवरा दिया, तो दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल अप्रोच. ओके ओके यहाँ तक? तो ये कहना चाह रहा है, अगेन आई एम गोना गो थ्रू. Critical thinking is the thinking procedure we follow in order to reflect on, measure and evaluate the fundamental assumption to our own and other ideas and effort. ठीक है जी, already assumption defined है, already fundamental defined है, already values defined है, already belief defined है, already वो चीज़ें defined हैं, उन्हीं को हम measure कर रहे हैं, उन्हीं को evaluate. जिस तरह से already book defined है, अब मुझे आप उसी book की बेस पे मुझे measure कर रहे हो. ओके, मेरे लेक्चर को इसी बुक की बेस पे इवेलुएट कर रहे हो. इज नथिंग न्यू. मतलब ऑलरेडी बुक गिवन है. ओके, तो आप मेरी जो इवेल्युएशन चल रही है वो उस बेस पे चल रही है. क्लियर? तो मेरे आइडियाज इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे आइडियाज बुक से कितना रिलेट कर रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जहां पे आप बंदे को उसके अपने आइडिया की वजह से वैल्यू करते हो, दैट्स कॉल्ड द क्रिएटिव. लेकिन जहाँ पे आप बंदे को उसके मटेरियल की वजह से आप इवेलुएट कर रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस को जज कर रहे हो, क्योंकि उसका फीडबैक दे रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल अप्रोच. जी, नेक्स्ट इज इट इज इंटेलेक्चुअली कंट्रोल प्रोसेस. अच्छा, अब आपको क्रिटिकल बनाने के लिए, जिस तरह से आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के लिए आपको, इट इज अ इंटेलेक्चुअली कंट्रोल प्रोसेस. आपको कंट्रोल किया जा रहा है. अब आपने खबरदार
1 घंटा आपने मेरे साथ रहना, जिस तरह क्लासेस में होता है, ठीक है। मतलब आप फ्री नहीं होते, आपके माइंड को कंट्रोल किया जाता है, आपकी सोचों खबरदार कुछ और सोचा तो अभी आपने सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन का ही सोचना है। नेक्स्ट लेक्चर में अगर क्यूएम को तो आपने क्यूएम का ही सोचना है, कोई और बात नहीं करनी है आपने, ठीक है। सो इट इज अ इंटेलेक्चुअली कंट्रोल प्रोसेस, आप विगोरसली एंड प्रोफिशिएंटली कंसेप्चुअलाइज, बड़ी मुश्किल से विगोरसली, बड़े आपको एफर्ट लगा के और बड़े अच्छे तरीके से आपको चीजें समझाई जाती हैं, कंसेप्चुअलाइज कराई जाती है, और ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, वही चीजें आपको दिखाई जाती हैं, लैब में दिखाई जाती हैं, या आपको समझाई जाती हैं, या आपको बताई जाती हैं। अप्लाइंग आपसे अप्लाई करवाई जाती हैं, एनालाइज आपसे एनालाइज करवाई जाती हैं। अब अप्लाई कहाँ पे होंगी? अभी आपको मैं क्या कर रहा हूँ, कंसेप्चुअलाइज कर रहा हूँ। अभी जो लेक्चर चल रहे हैं क्या है, कंसेप्चुअलाइजेशन के चल रहे हैं। अप्लाई आपने कहाँ पे करने हैं? फॉर्म में जाके। फॉर्म में आप अपने मुताबिक अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि वो भी कंट्रोल प्रोसेस है, विगरसली कंट्रोल प्रोसेस है कि बॉसेस आपको अप्लाई करवाएंगे जो भी आपने यहाँ पे सीखना है। एनालाइज, फिर एनालिसिस भी आपने अपने आईकैप के मुताबिक करना होगा, आपने पढ़ाई के मुताबिक करना होगा, अपने सिलेबस के मुताबिक करना होगा, अपने बॉस के मुताबिक करना होगा। एनालिसिस भी आपका अपना नहीं होगा। सिंथेसाइज होता है कि चीज़ों को मिला के उनको मिक्सअप करके नई चीज़ बनाना। जिस तरह से आप मेरी इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने से पहले आपके पहले बेस बनाई थी, प्रीवियस लेक्चर्स की बेस बनी हुई है। प्रीवियस लेक्चर्स को मिला के जब आप कुछ नया सीखते हो, जिसको सिंथेसाइजेशन की वो जो न्यू लर्निंग है वो इंटायरली न्यू नहीं है, बल्कि उसकी जो बेस है वो प्रीवियस लेक्चर्स हैं। वो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन सबको मिला के आप कुछ नया सीख रहे हो, दिस इज कॉल्ड सिंथेसाइजेशन। एंड आर इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन, आप मेरी इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट कर रहे हो। गैदर फ्रॉम, जो आप गैदर कर रहे हो, आर जनरेटेड बाय ऑब्जर्वेशन, या तो आप गैदर खुद करते हो या आप वो कुछ जनरेट भी हो जाती है ऑब्जर्वेशन, जहां आप चीजों को, एक होता है देखना, सी, एक होता है देखना, एक होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होता है कि उसको देख के उससे कुछ सीखना, उससे कुछ लर्निंग करना। जिस तरह आप मुझे देख रहे हो, सिर्फ देख नहीं रहे हो बल्कि आप सीख भी रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। एक होता है सिर्फ देखना, देखने की बात नहीं, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आप सीखने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, सिर्फ देखना नहीं पड़ता। अगर आप सिर्फ देखोगे तो फिर आप थिंकिंग प्रोसेस नहीं होगा, ओके, फिर थिंकिंग प्रोसेस नहीं होगा, आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन मीन्स, देखिए, टू प्रोसेस द थिंग्स। आंखों जब आप देखते हो तो आप उसको, आंखों देखने को उसको प्रोसेस भी करते हो, वो जो प्रोसेस वाला मरहला है दैट इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। वो जो पिक्चर आपके माइंड में बनती है पीछे बैक एंड पे, ठीक है। एक्सपीरियंस, या आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। रिफ्लेक्शन, जिस तरह से अभी आप रिफ्लेक्शन, आप रिफ्लेक्ट किसको कर रहे हो? आईकैप की बुक को कर रहे हो। अब जब आप पूरी बिजनेस कम्युनिकेशन गो थ्रू करोगे तो आप किसको रिफ्लेक्शन बन जाओगे? आईकैप का रिफ्लेक्शन बन जाओगे, या मेरा रिफ्लेक्शन बन, क्योंकि आपने मेरे से सीखा होगा। एंड रीजनिंग आर कम्युनिकेशन, ठीक है। या आप वजूहात को ढूंढते हो, वजह, सपोज रीजनिंग, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको रीजनिंग बताता है कि आपको एक प्रॉब्लम क्यों हुई, आपको बीमारी क्यों लगी, तो उससे आप कुछ नया सीखते हो। जहाँ पे आपको पर्सन बता रहा होता है, वो आपको बुक बता रही होती है कि what is the cause behind that. Reasoning or communication, या आप किसी से बात करके कुछ सीखते हो या कुछ लर्निंग करते हो, ठीक हो गया जी। so these are bit technical words. I'm again repeating, it is intellectually controlled process of vigorously and proficiently conceptualizing जी, ठीक है। तो आप, ये सारा प्रोसेस कंट्रोल होता है, ये फ्री प्रोसेस नहीं होता। सो इट इज इंटेलेक्चुअली कंट्रोल प्रोसेस ऑफ विगोरसली एंड प्रोफिशिएंटली कंसेप्चुअलाइजिंग। आपको बड़ी मेहनत करके आपको सिखाया जाता है, जैसे आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, बड़ा वो ध्यान से आपको समझाते हैं। अप्लाइंग, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम आर जनरेटेड बाय ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, रीजनिंग आर कम्युनिकेशन। यहां तक ओके हो गया बेटा? ओके जी। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिटिकल थिंकर्स एंड अनक्रिटिकल थिंकर्स। distinction between critical
एंड बेटा आपको नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है, एंड अनक्रिटिकल uncritical thinking. Distinction between critical and uncritical thinking. ओके ओके जी जी, या थिंकर्स। अच्छा, इसको मैं ऐसे आपको समझाऊंगा कि जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं और अनक्रिटिकल थिंकर्स, लाइक और नलायक स्टूडेंट्स। जो लाइक स्टूडेंट्स होते हैं वो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं, और जो नलायक स्टूडेंट होते हैं वो अनक्रिटिकल थिंकर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं इसको इस हिसाब से लेके चलता हूँ, लाइक वर्सेस। तो आपने बेटा इसको ऐसे अंडरस्टैंड करना है, लाइक वर्सेस नालायक स्टूडेंट। ठीक है जी, तो क्रिटिकल में लिखो लाइक स्टूडेंट और अनक्रिटिकल में लिखो नालायक स्टूडेंट। तो इससे आपको जरा जल्दी क्लिक हो जाएगा व्हाट्स द डिफरेंशिएशन बिटवीन क्रिटिकल थिंकर्स एंड uncritical thinkers जी। So the critical thinker, the first point is have a passionate drive for clarity, accuracy and applicability। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे सीखने वाले होते हैं, वो क्लैरिटी के पीछे बहुत भागते हैं, वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, वो हर हाल में जो उन बुक में गिवन है या जो उनके सिलेबस में गिवन है उसको अंडरस्टैंड करना चाहते, किसी चीज़ को स्किप नहीं करना चाहते। एक्यूरेसी, उनको हर चीज़ एक्यूरेट चाहिए, वो एक्यूरेट हर चीज़ को समझना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि इधर उधर ज़्यादा बातें की जाएं। एंड एप्लीकेबिलिटी, वो चाहते हैं कि जैसे कि ये नॉलेज अप्लाई कैसे होगा, वो उस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, तो जो लाइक स्टूडेंट होते हैं उनको क्लैरिटी में बड़ा फोकस होता है, एक्यूरेसी बड़ा फोकस होता है, और वो चीज़ सीखना चाहते हैं कि जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी होती है। अब जो अनक्रिटिकल, जो नालायक स्टूडेंट होते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑफन फॉल विक्टिम टू वेज दैट आर अनसर्टन। उनको खुद यकीन नहीं होता कि वो उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कहते हैं यार क्यों बड़ी मुश्किल है, शायद ना समझ आए, यार बेसिक लेक्चर बड़े टफ हैं, शायद ना समझ आए। नहीं, वो पहले ही हारे हुए होते हैं, पहले ही अपने जहन में हारे हुए होते हैं। आई मस्ट से तो अनसर्टन होते हैं, इम्प्रिसाइज। ओके, इम्प्रिसाइज, वो खुद नहीं पता होता कि वो क्या पढ़ रहे हैं। ओके, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ, वो जिस तरह आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, तो जो अनक्रिटिकल होंगे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए होंगे, वो लेक्चर में कम होंगे और राइट लेफ्ट में ज़्यादा होंगे, इम्प्रिसाइज होंगे एंड इनएक्यूरेट। वो मतलब उनकी जो जजमेंट होगी वो इनएक्यूरेट होगी, वो हमेशा गलत ही अंदाजे लगा रहे होंगे। ओके हो गया, द फर्स्ट पॉइंट इज ओके। ओके जी, द नेक्स्ट पॉइंट इज the next point of critical is are sensitive to ways in which critical thinking can be twisted by egocentrism। इनको पता होता है, जो लाइक स्टूडेंट होते हैं वो अपनी ईगो बीच में नहीं लेते। ईगो सेंट्रम होता है कि अपनी ज़ात बीच में इन्वॉल्व नहीं। जैसे आप मेरे लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, आप मेरे लेक्चर को गो थ्रू कर रहे हो, तो आपको मेरी ज़ात से इतना कंसर्न नहीं होगा। मतलब आपको पता है कि हर इंसान में प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं भी आई कुड हैव प्रॉब्लम्स, मुझे भी हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, मुझे भी कभी अच्छा मूड होता है, कभी अच्छा मूड नहीं होता। ओके, सो आर सेंसिटिव टू वेज इन विच क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी ट्विस्टेड बाय ईगोसेंट्रिज्म एंड विशफुल थिंकिंग ठीक है जी। सो जो लाइक स्टूडेंट होते हैं वो अपनी अना में नहीं रहते, अपनी ईगो में नहीं रहते, अपनी विशफुल थिंकिंग में नहीं रहते। स्टॉप इट जी। सो विशफुल थिंकिंग क्या होती है कि जो लाइक स्टूडेंट होते हैं वो ये नहीं चाहते कि विशफुल कि यार ये एनवायरनमेंट मेरे मुताबिक क्यों नहीं है, ये टाइम मेरे मुताबिक क्यों नहीं है, हालात मेरे मुताबिक क्यों नहीं है। जो लाइक स्टूडेंट होते हैं उन्होंने पढ़ना है, चाहे उन्हें टाटों में बैठा दो, चाहे उनको क्लास में जगह मिलती है नहीं मिलती, वो खड़े होकर पढ़ लेंगे। तो जो लाइक स्टूडेंट होते हैं ना तो उनको अपनी ईगो से भी कंसर्न होता है, ईगो ये होता है कि यार ये चीज़ें ईगो के जो आप अपनी पसंद नापसंद की बेस पे चाहते हो। जो ईगो मतलब आप अगर वो चीज़ आपके नफ्स को सेटिस्फाई कर रही है, अगर आपके दिल को अच्छी लग रही है तो आप करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। उनको पता होता है कि यार मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे मेरा दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, चाहे मुझे चीज़ अच्छी लग रही है नहीं लग रही, वो उस चीज़ से निकल जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द ईगो सेंट्रम। तो उनको पता होता है कि यार ये चीज़ आती है, ओके, क्योंकि कभी आप सीए कर रहे हो तो हालात आपके मुताबिक नहीं होंगे, टाइम आपके मुताबिक नहीं होगा, सिचुएशन आपके मुताबिक नहीं होगी। आपका दिल करेगा यार मैं लेट्स क्लोज एवरीथिंग एंड लेट हैव अ पार्टी विद द फ्रेंड्स, आज मैं नहीं पढ़ता, आज जो ना मैं मौज मस्ती करता हूँ।
उनको पता होता है कि यार मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, वो अपनी सारी इस तरह की इंजॉयबल एक्टिविटीज उनको साइड पे कर देते हैं और वो करते हैं जो उनको करना है. दिस इज कॉल्ड ईगो सेंट्रम. सो आर सेंसिटिव, अगेन आई एम रीडिंग, आर सेंसिटिव टू वेज इन विच क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी ट्विस्टेड बाय ईगो सेंट्रम. कि कितना शैतान आपके साथ लगा हुआ तो फौरन वो आपको ईगो में डाल देगा, यार ये चीज़ तो तुम्हारे मुताबिक है ही नहीं, ये लेक्चर तुम्हारे मुताबिक है ही नहीं, या ये डिग्री तुम्हारे मुताबिक है ही नहीं, लोग तुम्हारे मुताबिक नहीं है. ठीक है, तो हम लोगों में हर वक्त कीड़े निकालना. ठीक है, तो विशफुल थिंकिंग कि यार ये चीज़, काश ये चीज़ मेरे मुताबिक होती, काश ये कोर्स मेरे मुताबिक, काश ये टीचर मेरे मुताबिक होता, तो हम काश में पड़े रहते हैं. तो जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, लेकिन जो अनक्रिटिकल होते हैं वो बस विशफुल थिंकिंग में ही होते हैं, वो ईगो सेंटर में ही होते हैं. वो हर चीज़ को अपनी पसंद नापसंद की बेस पे करना चाहते हैं. जो चीज़ उनको अच्छी लगेगी, अगर हालात उनके मुताबिक होंगे उसको करेंगे, अगर हालात के मुताबिक नहीं है उस काम को वो नहीं करेंगे. सो ऑफन आगे मैं नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ. अनक्रिटिकल थिंकर्स ऑफन फॉल प्रे टू ईगो सेंट्रम एंड विशफुल थिंक. वही बात है कि वो ईगो सेंट्रम में रहते हैं, उनको नफ्स को सेटिस्फाई करना, अपनी ख्वाहिशात को सेटिस्फाई करना, अपनी डिज़ायर्स को सेटिस्फाई, वो अपने मकसद को पीछे रख देते हैं और अपनी ख्वाहिशात को आगे रख देते हैं. ठीक है, जो क्रिटिकल होते हैं वो अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखते हैं, अपने मकसद को आगे रखते हैं. ये दोनों में डिफरेंस है. और जो अनक्रिटिकल हैं वो अपने मकसद को कहीं पीछे फेंक देते हैं, जो उनका मेन मकसद होता है, जो मेन पर्पस होता है, लाइक टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जो उनके दो डेली बेसिस पे जो उनको प्लेजर फील होता है, जो इंजॉयबल चीज़ें फील होती हैं, वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. जिस तरह से अगर कोई दोस्त आपके पास आ गया, आपके पढ़ाई के टाइम पे आ गया, तो आपने पढ़ाई गोल की और उसके साथ चल पड़े. दिस इज कॉल्ड द अनक्रिटिकल. जो अगर आपकी पढ़ाई का टाइम है तो आप बता दें दोस्त को, यार मेरी पढ़ाई का टाइम है, आई कांट गो विद यू. दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल अप्रोच. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट पॉइंट इज आर लॉजिकली ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स. जो लाइक स्टूडेंट होते हैं वो अपने साथ ऑनेस्ट होते हैं. ऑनेस्ट का मतलब यह है कि वो अपने टाइम का ख्याल रखते हैं, वो उनको पता होता है कि यार मैंने पैसे खपाए हुए हैं, मेरी फैमिली की मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो अपनी ज़ात के साथ इंसाफ कर रहे होते हैं. ठीक है जी, अपने टाइम के साथ इंसाफ कर रहे होते हैं. ठीक है जी. सो आर लॉजिकली ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स, एक्नॉलेज ओपनली व्हाट दे डोंट नो. ओके, और वो एक्नॉलेजली कहते हैं जी मुझे ये नहीं पता. जिस तरह से मैं एक्नॉलेज बोलता हूँ, यार आई डू हैव मिस्टेक्स, आई डू हैव वीकनेसेस, आई डू हैव प्रॉब्लम्स. होते हर इंसान में होते. ठीक है जी. लेकिन जो अनक्रिटिकल होएगा वो बोलेगा यार मैं परफेक्ट हूँ, मैं तो फरिश्ता हूँ, मुझ में तो कोई मिस्टेक है ही नहीं. लेकिन मुझ में वीकनेस कैसे हो सकती है? सारी गलती अगले बंदे की, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है इसमें. ठीक है, तो जो क्रिटिकल होते हैं वो कहना चाह रहे हैं कि आर लॉजिकली ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स, एक्नॉलेज ओपनली व्हाट दे डोंट नो. बल्कि हाँ, वो ओपनली कहते हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो. ठीक है, मुझ में प्रॉब्लम है, आई डोंट नो. ठीक है, एंड रिकॉग्नाइज व्हाट देयर लिमिटेशन. वो अपनी लिमिटेशन को पता होती है, मम्मी ये वीकनेसेस है, ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि नो बॉडी इज परफेक्ट, नो पर्सन इज परफेक्ट. दुनिया में कोई शख्स परफेक्ट पैदा नहीं हुआ और परफेक्ट आपने बनने की कोशिश भी नहीं करेंगे. अल्लाह पाक ने हर इंसान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रखे होते हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट करो. हमारी प्रॉब्लम, हमारा इशू क्या है कि हम अल्लाह पाक ने जो हमें ब्लेसिंग दी उन पे फोकस नहीं करेंगे. जो अल्लाह पाक ने थोड़ा बहुत हमें तो वीकनेसेस के साथ क्रिएट किया, हम ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे. उनको एक्सेप्ट करो और आगे मूव ऑन करो. ठीक है जी. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे अनक्रिटिकल क्या है जी? प्रिटेंड दैट दे नो मोर देन व्हाट दे डू. वो हमेशा कहेंगे मैनू पता है, मैं ना दसो मैनू पता है. ठीक है, ओके, मतलब वो एक थ्योरी है जिसे कहते हैं जीरो लाइन थ्योरी. जीरो लाइन थ्योरी क्या होती है कि अगर आपको उस चीज का 1000 दफा पहले पता है, आपने 1000 दफा सुनी है, नेक्स्ट टाइम आप उसको सुनो, आप बोलो मुझे इसका कुछ नहीं, कख नहीं पता. जब आप इस तरह से गो थ्रू करोगे, इसे कहते हैं जीरो लाइन थ्योरी. लर्निंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि अपने आप को जीरो लाइन थ्योरी पे रखना होता है. ये नहीं कहना होता कि गदन में सरिया हो के मैनू पता है, अब मैनू पता है पहले ना 10 में होता है ना हमारे कल्चर में, अब मैनू पता है ना 10. ये बड़ी प्रॉब्लम है. मतलब ये अनक्रिटिकल अप्रोच है. जिसमें ओके, अब सपोज आप डेली मतलब नमाज पढ़ते हैं, तो आप उसमें सूरह फातिहा पढ़ते हैं. ओके, आप औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं. ओके, अब मुझे बताएं, अब अल्हम्दुलिल्लाह आप वो पढ़ रहे हैं आप, तो आप ये बोलेंगे यार मैं जब डेली पढ़ता हूँ, हाँ मैं दोबारा क्यों पढ़ूँ? अब अल्लाह पाक कहते हैं जब दोबारा पढ़ो तो आप उसको जीरो लाइन थ्योरी में रह के पढ़ो. आप उस कैफे में पढ़ो कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन. देखिए, अब आप बोलो यार मैं कब से बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, अब मैं दोबारा पढ़ूँ. गल समझ आई?
ठीक है। तो लर्निंग की जो बेसिक है, अगर आप उस मकाम पे पहुंचना चाहते हो, अगर आपने उसको 100 दफा भी सुना है, अगर उस चीज को 1000 दफा भी सुना है, तो आपको फिर भी यही कहना है कि यार मुझे कुछ नहीं पता, और आपने उसको इस तरह सुनना है कि जैसे आप उसको फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। आपको शायद यही जो आपको बातें बता रहा हूं आपको पहले पता हो, लेकिन अगर आप क्रिटिकल अप्रोच में होंगे तो आप उसको बिल्कुल जीरो से सुनेंगे। यार लेट मी गो थ्रू अगेन, क्या पता मैं कोई नई चीज सीख जाऊं। लेकिन जो अनक्रिटिकल होगा बोलेगा यार इसको आगे करो, मुझे तो पता है ऑलरेडी, आई नो दिस थिंग, ये तो बड़ा आसान सा है, मैं कर लूंगा। तो ये कहना चाह रहा है, प्रिटेंड दैट दे नो मोर देन व्हाट दे डू एंड डिसरिगार्ड लिमिटेशन। वो कहते हैं कि मैं तो परफेक्ट हूं, मैं तो फरिश्ता हूं, ये सारी गलतियां तो अगले बंदे की हैं, मुझ में तो कोई गलती नहीं है, मुझ में तो कोई प्रॉब्लम, अल्लाह पाक ने मुझे बिल्कुल 100% एक मुकम्मल बना के भेजा है। हाँ आप हैं मुकम्मल, लेकिन टू एरर इज ह्यूमन, इंसान से गलतियां होनी है, इंसान से उससे गलत डिसीजंस होने हैं, बट इट्स ओके। ठीक है। और फरिश्तों में इंसानों में फ़र्क ये है कि जब वो गलती करता है तो फिर दोबारा जब अल्लाह से रुजू करता है तो वो अल्लाह को बड़ा पसंद है। आपकी प्रोग्रामिंग फिक्स नहीं है, बाकी जितनी मखलूक़ात अल्लाह पाक ने इस यूनिवर्स में बनाएंगे सबकी प्रोग्रामिंग फिक्स है, उन्होंने एक ही सिमत में सोचना है, वो उनमें तो प्लस और माइनस है ही नहीं, आप में प्लस और माइनस है, इस वजह से आपकी ज़्यादा वैल्यू है कि माइनस होते हुए भी आप प्लस के बारे में सोचें। जी बेटा, सेकंड लास्ट पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग का कि लिसन ओपन माइंडेडली टू कंट्रास्टिंग व्यूज एंड वेलकम क्रिटिसिज्म। जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो ओपन माइंडेडली जो चीज़ें उनके खिलाफ होती हैं, जो आइडियाज उनके खिलाफ होते हैं, जो बिलीफ उनके अगेंस्ट होते हैं, उनको भी सुनते हैं। यार क्या पता वो अगला बंदा बात सही कर रहा हो, क्या पता उससे मैं कुछ नया सीख जाऊं। ठीक है, उस पर आगे आग भगोला नहीं होते, फौरन कहते ओह तेरी ऐसी की तैसी, कैसे तूने ये बात कर दी। अंडरस्टैंड? क्योंकि तो वो लिसन, उसको गौर से सुनते हैं, पुरसकून होकर सुनते हैं। लिसन ओपन माइंडेड टू कंट्रास्टिंग व्यूज, जो उनके अगेंस्ट व्यूज होते हैं, जो उनके अगेंस्ट बातें होती हैं, उनको बड़े गौर से सुनते हैं, ध्यान। एंड वेलकम क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म को वेलकम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब क्रिटिसिज्म आता है तो वो इंप्रूवमेंट के लिए आता है। हमेशा याद रखना, जो क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि आप में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई वीकनेसेस होती हैं, तो लोग फिर आपको क्रिटिसाइज करते हैं, और क्रिटिसाइज का मतलब यह है कि आपको फर्दर इंप्रूव होना है, फर्दरली आपको पुश अप करना है, दैट आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ। ठीक है जी। अब ऑन अदर हैंड जो अनक्रिटिकल होते हैं आर क्लोज माइंडेड पीपल, वो बड़े क्लोज माइंडेड होते हैं, मतलब एंड फाइट क्रिटिसिज्म आर बिलीफ एंड अजम्पशंस। क्लोज माइंडेड ये होते हैं कि सपोज अब आप जट हैं या आप चौधरी हैं या आप जो भी आपकी ज़ात है, जो भी आपका बिलीफ है, आप सुन्नी हैं या वहाबी हैं। अब सपोज आप बेटा आप सुन्नी हैं या आप मुसलमान हैं, ठीक है जी, और आपके सामने एक हिंदू है या आपके सामने क्रिश्चियन है। अब आप बोलें क्योंकि मैं मुसलमान हूँ वो क्रिश्चियन है तो आप उसकी बात ही ना सुने, दिस इज रॉन्ग भाई। आपने कुछ सीखना है, आप किसी से भी सीख सकते हो। आपको पता है ना वो प्रॉफिट की एग्जांपल के जब वो कुछ कैदी बनाए गए थे, उनको जो छोड़ने की जो कंडीशन थी वो क्या थी कि आपको फ्री किया जाएगा, यू गेट द फ्रीडम, आज़ादी मिलेगी कि अगर आप हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, अगर इतने बच्चों को आप पढ़ा देंगे तो यू गेट फ्रीडम। तो ये कहना चाह रहा है कि हम, लेकिन हमारे कल्चर में हम क्लोज माइंडेड हुए हैं। अब मलक है या कुछ चौधरी हैं, जट हैं, राजपूत हैं, और अगर सामने वाला सपोज चौधरियों की राजपूतों के साथ बड़ी लगती है, जटों के साथ बड़ी लगती है, अब वो चौधरी बोलेगा यार तू राजपूत है कि तू जट है, तेरी बात नहीं सुननी, तो तुम लोग होते ही ऐसे हो, तुम लोग करते ही ऐसे हो। दिस इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग। अगर आपने लर्निंग करनी, अब सपोज यू हैव टू लर्न फ्रॉम मी, अब आपको क्या कंसर्न है कि मेरा बिलीफ क्या है, आपको क्या कंसर्न है कि मेरी ज़ात क्या है, ठीक है, मतलब आप अपना काम करें, आप अपनी लर्निंग करें, इट्स ओके, यू गॉट द पॉइंट। तो जो अनक्रिटिकल होते हैं वो पहले देखते हैं यार बंदा मेरी ज़ात के मुताबिक है कि नहीं, बंदा जो है ना वो मेरे मज़हब के मुताबिक है कि नहीं, बंदा जो है ना मेरी तबीयत के मुताबिक है कि नहीं। दिस इज़ नो, लर्निंग में चीज़ें काउंट नहीं होती। लर्निंग में देखिए, लर्निंग में सिर्फ आपने लर्निंग करनी, पर्सन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। क्लियर हो गया जी। एंड फाइट क्रिटिसिज्म ऑफ बिलीफ, और वो हर बिलीफ को क्रिटिसाइज करेगा और हर अजम्पशन को क्रिटिसाइज करेगा जो उसके अगेंस्ट होगी, जो उसके बिलीफ के अगेंस्ट होगी, या उसकी वैल्यू के अगेंस्ट होगी, या उसकी ज़ात के अगेंस्ट होगी। द लास्ट पॉइंट इज थिंक इंडिपेंडेंटली एंड आर नॉट स्केयर्ड ऑफ डिसएग्री विद ग्रुप ओपिनियन। ठीक है, अब ये जो क्रिटिकल थिंकर होता है ये अपनी इसकी इंडिपेंडेंट सोच होती है, ये खुद ही सोचता है, जिस तरह आप मेरे लेक्चर को खुद ही उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। थिंक इंडिपेंडेंटली और ग्रुप एंड आर नॉट scared of disagreeing with group opinion. अब suppose I give you example,
आई गिव यू एग्जांपल कि क्लास में काफ़ी बच्चे हैं, ठीक है, और वो कहते हैं जी ठीक है आज क्लास से बंक करते हैं, लेकिन आप कहते हो कि नहीं यार मैंने पढ़ाई करनी है। अब ये है कि आप क्लास से बंक नहीं कर रहे हो, आप क्लास से बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल अप्रोच। लेकिन जो बच्चे बंक कर जाएंगे वो अनक्रिटिकल है कि उन्होंने ग्रुप के प्रेशर को बियर नहीं किया, क्योंकि दूसरे कह रहे हैं, दोस्तों ने कहा तो उनके प्रेशर में आके उन्होंने क्लास को बंक कर दिया। ये ओके हुआ। तो थिंक इंडिपेंडेंटली एंड और नॉट स्केयर्ड, उनको कोई स्केयर्ड नहीं, उनको पता है कि मेरा मकसद, वो अपने मकसद को आगे रखते हैं, वो लोगों को खुश नहीं करना चाहते, उनको लोगों को खुश करना मकसद है, उनका जो मेन पर्पस होता है कि आई हैव टू अचीव माई पर्पस इज टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे क्लासेस अटेंड करनी है, मुझे लेक्चर गो थ्रू करना है, दैट्स माई प्राइम ऑब्जेक्टिव, दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू। लोगों को खुश करना मेरा मकसद नहीं है। सो थिंक इंडिपेंडेंटली एंड आर नॉट स्केयर्ड ऑफ डिसएग्रीइंग विद ग्रुप ओपिनियन, उनको ग्रुप ओपिनियन से ऐसा कंसर्न नहीं है। अगर ग्रुप ओपिनियन उसके मकसद में, आपके मकसद में आपको हेल्प आउट कर रहा है तो यू विल सपोर्ट द ग्रुप, अगर आपके मकसद में आपको हेल्प आउट नहीं कर रहा तो यू विल डिसएग्री एंड यू विल नॉट स्केयर्ड अबाउट। द लास्ट पॉइंट ऑफ अनक्रिटिकल थिंकर इज टेंड टू गेट इन्वॉल्व इन ग्रुप थिंक, कि जो ग्रुप सोचेगा, आपकी अपनी सोच तो है नहीं, जो ग्रुप सोचेगा आपने वैसे ही सोचना, कि ग्रुप ऐसे कह रहे हैं, लोग ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं सीए कर लो तो आप सीए करना शुरू कर दोगे। लोग मतलब आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं, लोगों के हाथ में है, उनके प्रेशर में आके आप अपनी जिंदगी स्पेंड कर रहे हो, अपने डिसीजंस कर रहे हो। अनक्रिटिकली फॉलोइंग द क्राउड, तो आप बगैर सोचे समझे क्राउड को फॉलो कर रहे हो, भेड़ चाल, एब्सोल्युटली भेड़ चाल। दिस इज समथिंग विच इज नॉट अलाउड, दिस समथिंग विच इज रियली नॉट अलाउड, ठीक है जी, वी शुडंट बी अलाउड। सो दिस इज कॉल्ड द uncritical approach. I hope you understood. So I discussed today, okay, I discussed today two very important thinking processes, creative thinking and the second one is the critical thinking. I hope you understood. Okay, let me finish all this in next lecture and then I will summarize कि हमने creative thinking में क्या पढ़ा। सबसे पहले थिंकिंग होती क्या है, इंसान सोचता किस तरह से है, उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, और जो हम कल जो डिस्कस करने वाले हैं कि आप क्रिटिकल थिंकिंग की आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, और फिर डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। इंशाल्लाह वी कंक्लूड दिस टुमारो एंड टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है जी, इन फैक्ट द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, दिस इज अ बिट टेक्निकल वर्ड्स, बिट semantic words, because you have to understand my lecture in a very detailed form in order to go through this lecture. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.